मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी लाइव क्लास का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अप्लाइड मैकेनिक्स का आज चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या चीज़ होता है? तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी आपका अर्थ की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अर्थ किसी भी बॉडी को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, बॉडी को या पार्टिकल को। ठीक है, इस तरह से अगर कोई बॉडी है तो बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है, तो यानी कि हर एक पार्टिकल को क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स टू इट्स सेंटर। नाउ अर्थ की इस प्रॉपर्टी के कारण अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट कहते हैं। तो यहाँ से हमें वेट के बारे में पता चला कि वेट क्या होता है। वेट या हिंदी में इसे भार भी कहते हैं। तो वेट क्या होता है? वेट अट्रैक्शन फोर्स होता है या आकर्षण बल होता है, जो किसी भी बॉडी और अर्थ के बीच में लगता है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। अर्थ का सेंटर हमेशा नीचे की ओर है, तो इसलिए जो बॉडी का वेट होता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी के वेट की बात करें तो बॉडी का वेट क्या होता है? आपका बॉडी के अंदर प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स के वेट का रिजल्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेट कैसे निकाला जाता है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। m क्या होता है? मास ऑफ बॉडी, और g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू 9.81 होता है। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मास क्या चीज़ है? मास बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो भी मटेरियल है उसकी मात्रा या क्वांटिटी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स के वेट का रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर लगता हुआ माना जाता है या जिस पॉइंट पर लगता है, उस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि कोई भी बॉडी है, उसके सारे पार्टिकल्स हैं, उनके सारे वेट्स और उनका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर लगेगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इसे हम डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन विच द रिजल्टेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कंसीडर टू बी एक्टिंग। तो आइए हम लोग किसी भी बॉडी या सेक्शन का या किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखते हैं। मीन्स हमें पार्टिकल्स के वेट का रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड करना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट बना है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट लाखों पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पर आपका जो सभी पार्टिकल्स के वेट का रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड करना ईजी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ स्टैंडर्ड सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड सेक्शन जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल आदि। ठीक है, अब हम क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम भी दिखाया है, जिसमें एक ये आई सेक्शन या आई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आई टाइप का, जो कि आपका कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पे कितने स्टैंडर्ड सेक्शन है? 3 स्टैंडर्ड सेक्शन है, जिसमें आपका ये आई सेक्शन डिवाइड किया गया है। और हाँ, COG एक पॉइंट है, और किसी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें उसे कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट्स या हिंदी में इसे निर्देशांक भी कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक के बारे में, जैसा कि आप लोग पहले भी ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस प्लेन में रहते हैं, उस प्लेन के ओरिजिन से जाने वाली एक्सिस से ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की दूरी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूरी को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे ओरिजिन से जाने वाली वाई एक्सिस से पॉइंट की दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से जाने वाली एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के 2 पॉइंट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है। अगर हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता कर लें तो हम आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को g से लिखते हैं और मतलब इसका और कोऑर्डिनेट्स को x बार और y बार से डिनोट करते हैं। यह सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर का। इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इन टर्म्स का, इन कोऑर्डिनेट्स का बार बार यूज़ होगा। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। तो हम लोग मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस में डिवाइड है। जैसे कि हमने इसे 4 स्टैंडर्ड सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब यहाँ पर देखिए कि बॉडी है तो बॉडी किसी न किसी प्लेन में होगी। उस प्लेन को दिखाने के लिए हम लोग एक्सिस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्सिस है एक, ये और एक ये एक्सिस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 सेक्शन है तो इन चारों सेक्शन का अपना वेट होगा। जैसे कि पार्टिकल्स का वेट होता है तो यहाँ पे हम लोग इसका वेट बना लेते हैं W1, इसका वेट है W2, इसका वेट W3 और इसका वेट है W4। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर वेट लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं G1, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग G से दिखाते हैं, G2, G3 और G4। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इन चारों सेक्शन के कोऑर्डिनेट, पहले तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बनाते हैं वाई एक्सिस से। तो यहाँ पर जो G1 के कोऑर्डिनेट्स हैं इसको लिखेंगे x1, और यहाँ पर जो G2 के कोऑर्डिनेट हैं उसको हम लोग लिखेंगे x2। तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ओरिजिन से जाने वाले, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जाने वाली वाई एक्सिस से जो भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वहाँ तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि x1 की, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से G1 तक की दूरी, यानी सेंट्रॉइड से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 तक की दूरी। इसी तरीके से आपका x2 क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 तक की दूरी x2। इसी तरह x3 कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई एक्सिस से G3 तक की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 तक की दूरी। और यहाँ पर x4 क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से आपका G4 तक की दूरी। अब इसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, y1, y2, y3 और y4। तो y1 कहाँ से होगा, y कोऑर्डिनेट कहाँ से लेते हैं, x एक्सिस से लेते हैं। तो x एक्सिस यहाँ पर है ये, तो x एक्सिस से G1 तक की दूरी ये, तो x एक्सिस से चले G1 ये है, यानी सेंट्रॉइड 1 के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी, सेंट्रॉइड 1 के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी y1। इसी तरह से y2 क्या हो जाएगा, x एक्सिस से सेंट्रॉइड 2 के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी। इसी तरह से
y3 क्या हो जाएगा, x एक्सिस से G3 के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी, और y4 क्या हो जाएगा, x एक्सिस से G4 से जाने वाली लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो 4 सेक्शन में बटा हुआ है और इनका आपका वेट W1 W2 W3 और W4 है, और इनके सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड आपका क्रमशः रेस्पेक्टिवली G1 G2 G3 और G4 है, जिनका आपका x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 और x4 है, और y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 और y4 है। अब हम लोग को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कोई भी पॉइंट है जहाँ पर इस पूरे इन चारों सेक्शंस के वेट का रिजल्टेंट एक्ट करता है, मतलब W1 W3 W2 W3 और W4, ये चार आपके वेट हैं, वेट यानी फोर्स हैं। तो इन चारों फोर्सेस के रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बात की थी। तो हमें क्या करना है, फोर्सेस के रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन निकालना है। तो फोर्सेस के रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, वेरिग्नॉन थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वेरिग्नॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी में या किसी भी प्लेन पर कई सारे फोर्सेस लगते हैं, तो उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट का मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस के इंडिविजुअल मोमेंट्स के सम के बराबर होता है। तो अब हम लोग वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे वेरिग्नन थ्योरम अप्लाई किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिग्नन थ्योरम निकाला है अबाउट y एक्सिस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम लोग किस पे लगाएंगे, y एक्सिस पे। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है। तो सारे फोर्सेस का मोमेंट यानी कि आपका इक्वल टू किसके होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट का। तो फोर्सेस यानी वेट का मोमेंट का सम। तो वेट है, पहले कौन सा लग रहा है आपका वेट, W1, और इसका डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर, क्योंकि मोमेंट में क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स आपका कैसे लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हो जाएगा W1 इंटू x1 प्लस दूसरा वेट है W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4 इक्वल टू आपका जो पूरी बॉडी का वेट है, इक्वल टू पूरी बॉडी का वेट, मतलब कि जो भी आपका बॉडी है इसका वेट W, इनके जिस पॉइंट पर वेट लगता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, या सारे पार्टिकल्स के वेट का रिजल्टेंट लगता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 सेक्शन है, इन चारों सेक्शन के वेट का रिजल्टेंट W है, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर लग रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स x बार कॉमा y बार हैं। तो x बार का मतलब क्या है कि y एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन ऑफ एक्शन तक की डिस्टेंस x बार, और y बार क्या हो जाएगा, वो x एक्सिस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी
वहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि वेरिग्नॉन थ्योरम का अप्लाई किया। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहता है कि सारे वेट के मोमेंट का, सारे वेट के इंडिविजुअल मोमेंट का सम। तो सारे वेट का इंडिविजुअल मोमेंट लिया है, W1 का x1, W2 x2, W3 x3, W4 x4, और सम किसके बराबर होता है, जो आपका रिजल्टेंट होता है उसके मोमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है W, और उसका मोमेंट लेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस x बार। यहाँ पर क्या है कि सारे अगर y एक्सिस से देखें तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसलिए प्लस में लिया है। यहाँ भी आपका W क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसलिए प्लस में लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर हम x बार निकाल लें तो हमें यहाँ पर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन पता चल जाएगा कि वो y एक्सिस से इतनी दूरी पर एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हम अगर y बार निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो x एक्सिस से इतनी दूरी पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4 अपॉन W, जहाँ पे W क्या चीज़ है, आपका सारे वेट का सम है। जहाँ पर W क्या है, सारे वेट का सम है या योग है। देन तो फिर क्या हो जाएगा आपका, x बार इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इस फॉर्मूले से हम लोग x कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इसी तरह हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या हो जाएगा, y बार इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस W4 y4 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इस तरीके से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। अब इस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया 10 mm और y कोऑर्डिनेट का आया 20 mm, मतलब x दूरी आपका 10 mm है, 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर कहाँ से है, y एक्सिस से, जहाँ पर आपका पॉइंट है। इसी तरीके से y बार है तो y बार मान लिया आता है 15 mm। तो इसका मतलब कि x एक्सिस से 15 mm की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इस वाले डायग्राम पे यहाँ पर देखते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देखिए, अगर हमारा आता है x बार बराबर 10 mm, तो इसका मतलब कि y एक्सिस से 10 mm की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से अगर y बार मान लिया जाता है 15 mm, तो इसका मतलब कि x एक्सिस से
एक्स एक्सिस से 15 mm की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस या लाइन एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से दोनों लाइन जहाँ पर क्रॉस करेगी, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट को हम लोग उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देंगे। अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि W1, W2, W3, W4। अब यहाँ पे वेट हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट weight of object, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, W बराबर mg, जो कि हमें पहले ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पर g जो है, g आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेयर g is constant and equals to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आपका क्या हो जाएगा कि W आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, मतलब कि बॉडी का या सेक्शन का जो वेट है वो आपका उस सेक्शन या बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को देखें, यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको हम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इक्वेशन 1, नाउ अब अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ पर देखिए g क्या है, g कांस्टेंट है, तो m1g, m2g, m3g, m4g, g कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर g कांस्टेंट है तो m1g, m2g, m3g, m4g, तो g कॉमन लेंगे, g से g कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये आपका इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र का एक्स निर्देशांक। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट है, वाई बार है, इस वाई बार को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान केंद्र का वाई निर्देशांक। तो these equations gives x and y coordinates of center of mass. These above equations। अब यहाँ पर देखिए मास, अब मास की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मास का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी
know that as we know that mass of object small m is equal to density into volume अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल का बना है, मान लीजिए कि मेज आपका लकड़ी का बना है, या फिर अगर हम कोई ब्रिज की बात करें तो ब्रिज आपका सिमिलर कंपोजिशन का बना हुआ है, या हर एक पॉइंट पर आपका कंपोजिशन सिमिलर है, होमोजीनियस है, तो फिर आपका डेंसिटी क्या होगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट की या पूरे बॉडी की कांस्टेंट होगी। तो यानी कि जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर अगर बात करें कि इफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज होमोजीनियस थ्रू आउट, अगर होमोजीनियस है या समांगी है, हिंदी में समांगी कहते हैं होमोजीनियस को। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है आपका, कि उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पर जो मटेरियल का कंपोजिशन होता है वो एक समान होता है, तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। देन आपका मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, मास आपका वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जैसे कोई भी बॉडी है उसकी लंबाई या थिकनेस एक समान है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ बात करते हैं कोई भी एक आई सेक्शन है, आई सेक्शन कहाँ होता है, जो आपका रेल की पटरी का क्रॉस सेक्शन होता है उसे वो आई सेक्शन बना होता है। तो आई सेक्शन है, अब इसकी ये क्या है, लेंथ है या थिकनेस है, ये आपका क्या है, एक समान है पूरे में। एक समान है पूरे में। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक समान है, और एंड वॉल्यूम इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एरिया इनटू थिकनेस या फिर लेंथ, इसको कुछ भी कह सकते हैं। टी आपका क्या है, टी आपका थिकनेस भी हो सकता है या लेंथ भी हो सकता है, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि ये जैसे यहाँ पर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगी या लेंथ हो जाएगा टी, और या फिर एल से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू थिकनेस। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका थिकनेस पूरे सेक्शन में कांस्टेंट है, इसकी जो लंबाई है पूरे सेक्शन में कांस्टेंट है। तो यानी कि इफ लेंथ और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट is constant throughout, then T equal to constant then आपका क्या हो जाएगा, then mass is directly proportional to area, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको साइड से देखने पर जो आपका व्यू बनता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो आपका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड
अब यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड शब्द आ गया, तो सेंट्रॉइड को हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो यहाँ पर आ गया एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 s3 प्लस a4 x4 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें t और डेंसिटी दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आएगा। इसी प्रकार हम लोग सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बाकी सेंट्रॉइड के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।